हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमेश मिश्रा। और हम यहाँ पे क्लैट के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और जिससे कि आपके फ्रेंड्स के लिए भी अभी आपकी जो भी जानने वाले हैं जो क्लैट के एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो। इस वीडियो में हम 2008 का जो लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्लैट का जो एग्जामिनेशन है वो 2008 से स्टार्ट हुआ था, तो ये पहला पेपर था और इसमें लीगल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नार्मली जो लीगल एप्टीट्यूड के होते हैं उसमें आपको एक प्रिंसिपल बताया जाता है जिसमें 2 से 3 फैक्ट होते हैं। उसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी बताई जाती है, फैक्ट्स बताया जाता है। ठीक है, उस फैक्ट्स के आधार पे आप यहाँ पे क्या करते हो, कुछ डिसीजंस मेकिंग करते हो। ठीक है, तो नार्मली 4 पोर्शन बटा होता है हर क्वेश्चन। पहला एक जनरल प्रिंसिपल होता है, उसके बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन रेज किया जाता है जिसके आधार पे आपको डिसीजंस देने होते हैं और उसके रीजंस देने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लैट के पेपर में क्वेश्चन 176 से लेके 190 तक, हमारे जो पेपर है उसमें 176 से लेके 190 तक जो था वो लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 176, इसको देख के आप कन्फ्यूज ना हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको आप 1 मान के चलें और ऐसे ही सो ऑन आगे बढ़ते हुए 190 तक सारे क्वेश्चंस लीगल एप्टीट्यूड के हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें आपको मर्डर से संबंधित एक कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। उसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी बताई जा रही है जिसमें कुछ फैक्ट्स हैं। उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जैसा कि कुछ जिसके आधार पे आपको कुछ डिसीजन बनाने होंगे, साथ में उसके रीजंस भी देने होंगे। और सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। पहला डिसीजन, सेकेंड पोर्शन जो होगा उसका क्या रीज़न है वो भी पूछेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। पहला है, ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड द विडो शैल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड along with चिल्ड्रन इक्वली। तो आप समझ ही गए होंगे इसका क्या मतलब है कि पति की मृत्यु हो जाने पर जो विधवा होगी वो क्या करेगी, उसकी संपत्ति को पुत्रों के साथ क्या करेगी, इनहेरिट करेगी, बराबर उसका भी अधिकार होगा। सेकेंड है स्टेटमेंट, द विडो कैन नॉट क्लेम द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड इफ ऑन द डेट व्हेन द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन ओपन्स सी हैज़ मैरिड। दूसरा स्टेटमेंट है कि विडो जो है, जो विधवा है, जिस दिन वो प्रॉपर्टी को क्लेम करती है, अगर उससे पहले वो रीमैरिड हो जाती है तो वह अपने पहले पति के, पूर्व पति के प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकेगी। और इसमें जो निर्धारण की जो तिथि होगी वो देखा जाएगा जिस दिन वो क्लेम करेगी। अगर उसके पहले उसने पुनः शादी कर ली है तो वह क्लेम नहीं कर सकती। थर्ड स्टेटमेंट है, ए फीमेल एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन एनी वे हैज़ द एब्सोल्यूट टाइटल टू द प्रॉपर्टी। तीसरा स्टेटमेंट है, एक फीमेल जो कोई भी प्रॉपर्टी खुद से एक्वायर करती है उस पर क्या होता है, पूर्व पूर्ण अधिकार होता है। सो द क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हैं, एक फैक्ट दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आपको कुछ कंक्लूजन और रीजंस ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन है, व्हेन सुधीर डाइड ही हैड 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी, विच टाइल 3 ब्रदर्स रुधिर, सुधीर एंड वासु फ्रॉम दियर फादर पी। अर्थात ये जो सुधीर है उसके 3 भाई थे, रुधिर, सुधीर और वसु। और उसने क्या किया, सक्सेसर में 1/3 प्रॉपर्टी को क्या किया, अपने सक्सेशन में प्राप्त किया। सुधीर डाइड ऑन सितंबर 23, 2006 विदाउट हैविंग एनी इशू। द विडो ऑफ द सुधीर, मिस डब्लू, इज रीमैरिड ऑन जनवरी 1। सुधीर and Yasu refused win the share from Sudhir portion when Win claimed the entire property belonging to the Sudhir on जनवरी 30, 2007।
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो सुधीर है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी जो विधवा है वो क्या करती है, सुधीर की प्रॉपर्टी को क्लेम करती है 30 जनवरी 2007 को, लेकिन इससे पहले वो 1 जनवरी 2007 को अपनी शादी कर लेती है। ठीक है, और जो सुधीर की मृत्यु हुई होती है वो 23 सितंबर 2006 को हुई होती है। तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें जो प्रिंसिपल्स है उसको आपको अप्लाई करना है, अपनी रीजनिंग अप्लाई करनी है, और आपको रीजंस भी देने हैं, और आपको आपका डिसीजन क्या होगा ये भी है। पहला डिसीजन है ए, विन कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सुधीर। बी है विन कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सुधीर। जैसा कि इसमें बताया गया कि जिस दिन आप प्रॉपर्टी को क्लेम करते हैं उस दिन अगर आपने उससे पहले आपने शादी कर ली है, आप अनमैरिड नहीं रहते हो, आप पहले विवाह कर लेते हो उससे पहले, क्लेम से पहले, तो आपको उस प्रॉपर्टी में से कोई हक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। लिस्ट 2 में रीजंस दिए हुए हैं, वो है वी डू नॉट बिलोंग टू द फैमिली, जो कि गलत है। विन वॉज रीमैरिड, सही है। हर क्लेम वॉज ऑन द डेट ऑफ सुधीर डेथ, ये गलत है, उसकी बात करती है। हर क्लेम सबमिटेड आफ्टर सी वॉज रीमैरिड, योर डिसीजन एंड द रीजन, उसने क्लेम कब किया है, ही क्लेम सबमिटेड आफ्टर सी वॉज रीमैरिड। अच्छा, उसने जो क्लेम किया वो रीमैरिड करने के बाद किया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि विन वॉज रीमैरिड, सबसे बड़ी बात यही कि जब सेकंड प्रिंसिपल जो हमारा कहता है widow cannot claim the property of the deceased if on the date when the question of succession opens। so ये जो 30 जनवरी को ये जो जाती हैं क्लेम करने के लिए कि प्रॉपर्टी हमें चाहिए, उससे पहले ये शादी कर लेती हैं, तो यहाँ पे इनके लिए क्या है कि ये राइट रह ही नहीं जाता। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोबेबल रीजन सेकंड है वो सही है। अब हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो पहला पॉसिबल डिसीजंस क्या था हमारा, ए सही था, और पॉसिबल रीजनिंग क्या थी, रीजंस क्या थे, वो 2 था। तो इस प्रकार आंसर होगा बी, ए एंड 2। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह समझली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लेंदी होते हैं लेकिन आसान होते हैं, आपको कहीं अलग से कोई कंक्लूजन लेके नहीं आना है। जनरली आपको जो प्रिंसिपल दिया हुआ है उसको पढ़ना है, प्रिंसिपल के आधार पे ही आपको रीजंस देने हैं और आपको डिसीजन भी उसी के आधार पे बताना है। यहाँ पे आपको अपना अलग से एप्लीकेशन ऑफ माइंड लॉ को लेके नहीं करना है। जो स्टेटमेंट है, जो आपको लॉ दिया है यहाँ पे, उसी के आधार पे आप ड्रॉ करिए कि क्या होने वाला है। ठीक है, और जो सबसे अप्रोप्रिएट रीजन होगा वही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। इसमें प्रिंसिपल बताए गए हैं 2। पहला प्रिंसिपल है इफ ए पर्सन कमिट्स एन एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड टू अनदर पर्सन एंड द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, द पर्सन इज लाइबल टू मर्डर। यहाँ पे मर्डर का जो डिफिनेशन दिया हुआ है उसके आधार पे इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। एंड सेकेंड इज है द पर्सन हैज राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस to the extent of causing death to another, provided he apprehend death by the act of later। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट है। इसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन से किसी भी क्या करता है, किसी की डेथ कॉज करता है, तो वो मर्डर का दोषी होगा। दूसरा कहता है कि जैसे ही किसी को डर हो कि किसी के एक्ट से उसे मृत्यु घात हो सकती है, तो उसका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो उसी सीमा तक अप्लाई करता है, तो वो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए सामने वाले को डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, ये आपका जो प्राइवेट डिफेंस का पोर्शन दिया हुआ है पीसी में, वहाँ से लिया गया है। उसका प्रिंसिपल जनरल यही है कि आप जनरल डिफेंस में उसी सीमा तक बल का प्रयोग कर सकते हैं जिस सीमा तक आपको डर या भय आपके ऊपर या फोर्स का यूज किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं, ये इसकी लिमिट होती है। नाउ अब देखते हैं फैक्ट्स क्या हैं। इसमें कहता है कि सुआ, इसमें कुछ थोड़ा सा राइटिंग का जो टाइपिंग का है वो थोड़ा सा एरर है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें सुआ है, पर्सन का नाम है सुआ। सुआ वेंट टू ए हार्डवेयर शॉप ओन्ड बाय अनूप, बार्गेनिंग ऑन सम आइटम टू अल्ट्रेशन बिटवीन द टू एंड सुआ पिक्ड अप ए शार्प ऑब्जेक्ट एंड हिट द मप। मप एक पर्सन है जिसको ये क्या करता है, सुआ हिट कर देता है। कहाँ पे, अनूप की शॉप पे। When Mup started bleeding, his wife Mridula intervened and she was also hit by the Sua। Sua क्या करता है, पहले तो उसने वो मप को मारता है, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट से। उसके बाद वो बीवी उसकी जाती है, बीच में इंटरवेन करती है तो वो उसको भी मारता है। और इससे क्या होता है कि जो
इससे जो उसकी पत्नी होती क्या होती है, वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फाइंडिंग हिमसेल्फ टोटली कॉमरेड, अनूप डिलीवर्ड ए सीवर ब्लो टू सुआ विथ ए शार्प ऑब्जेक्ट। सुआ डाइड इंस्टेंटली। यहाँ पे जो दुकानदार होता है अनूप, वो अपने आप को कॉमरेड समझ के खुद से ही पहुंच जाता है वहाँ पे, योद्धा समझ के, और वो क्या करता है, सुआ पे एक शार्प ऑब्जेक्ट से हमला कर देता है, जिससे कि सुआ क्या होता है, इंस्टेंट मर जाता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है, अनूप पॉसिबल डिसीजंस क्या होंगे। अनूप मर्डर्ड शिवा, बी है अनूप किल्ड सुआ विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग टू सुआ हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। तीसरा, अनूप किल्ड सुआ विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो, जस्ट टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट डिफेंस का इसने यूज किया क्योंकि इसको भय हो गया था अभी, और जो सामने वाला था वो क्या कर रहा था, ऐसा हमला करता है जिससे सामने वाले की मृत्यु करने का अंदेशा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये जो तीसरा है स्टेटमेंट डिसीजंस, अनूप किल्ड सुआ विदाउट एनी इंटेंशन, क्योंकि उसका कोई आशय रहता नहीं है, पहले से उसको पता नहीं होता ये सब घटनाएं घटने वाली हैं। वो तो प्राइवेट डिफेंस में जब वो हमला करने लगता है तो अपने प्राइवेट डिफेंस में क्या करता है, उसने धारदार हथियार से हमला किया। अब खुद को बचाने के लिए उसने क्या किया, सामने वाले को आप उसने हिट किया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे तीसरा जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी रीजनेबल लगता है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट है प्रोबेबल रीजंस फॉर द डिसीजन, जिसमें पहला है इफ ए पर्सन किल्स एन अदर इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट द इंटेंशन टू किल इज ऑब्वियस। नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट तो दिया नहीं था प्रिंसिपल में। चलिए आगे देखते हैं। अनूप यूज्ड फोर्स एप्रीहेंडेड डेथ ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। ठीक है, अनूप यूज्ड डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फोर्स, ये भी नहीं है। देयर वॉज नथिंग टू सो दैट सुआ वांटेड टू किल अनूप और हिज वाइफ, ये भी गलत है। इसमें देखिए जो पहला स्टेटमेंट है, जो चौथा स्टेटमेंट है, वो तो पूरे पूरे गलत हैं। और अनूप ने डिसएप्रोप्रिएट पोर्सन फोर्स का यूज किया, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन बोले तो पॉसिबल डिसीजंस मतलब सी, एंड द रीजन इज बी। तो कह सकते हैं यहाँ पे एप्रीहेंशन ऑफ डेथ था किसको, अनूप को, जिसकी उस वजह से उसने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले पे क्या किया, हमला किया खुद को बचाने के लिए, और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप जो स्टेटमेंट्स हैं प्रिंसिपल्स के आधार पे आप इसका आंसर की फाइंडिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। इसमें प्रिंसिपल है consumable goods which are not fit for the consumption are not marketable. Second है a customer shall not suffer on account of unmarketable goods. Okay. Third statement is a seller is liable for the knowingly selling unmarketable goods. Okay. Fourth is a manufacturer shall be liable for the quality of his products. ठीक है, इसके आधार पे फैक्ट्स दिया है। फैक्ट्स मतलब एक तरह की स्टोरी है, आपको देखिए। Ram brought a Coca-Cola bottle from Sarma's shop back at home. The servant opened the bottle and poured the drink into the glasses of Ram and his friend Tom. अच्छा, राम और टाम को क्या करता है, उसका सर्वेंट ड्रिंक देता है कोका कोला, जो लेके आए होते हैं ये लोग मार्केट से। As Tom started drinking, he felt irritation of his throat. अच्छा, immediately Ram and the Tom took the sample to test and found nitric acid in the content. Okay, Ram filed a suit against Sarma Coca-Cola Company and the bottler Kisan and Company. Suggested decision. Okay, यहाँ पे जैसा कि आपको कहानी पता चला गया, राम और टाम होते हैं। राम क्या करता है, बॉटल ले आता है कोका कोला कंपनी की, और अपने नौकर से कहता है, नौकर लेके आता है, दोनों को पीता है। जैसे ही टॉम पीता है उसको लगता है ये नकली है, और उसके गले में थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। तो अब उस और क्या करता है, तो वो कंपनी के खिलाफ, शर्मा जी के खिलाफ, और जो बॉटलर कंपनी होती है उसके खिलाफ ये सूट लेके आते हैं। अब इस पर कुछ सजेस्टेड डिसीजंस हैं। राम कैन नॉट गेट कंपनसेशन, गलत है, क्यों नहीं पाएगा भाई। टॉम कैन नॉट गेट कंपनसेशन, क्यों नहीं पाएगा, उसकी गले में उसको इंजरी हुई, उसको दिक्कत हुआ। हाँ,
आपने नेग्लिजेंस किया है तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। बोथ राम एंड टॉम कैन गेट कंपनसेशन। ओके, थर्ड तो जरूर होगा यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट। इसका रीज़न क्या होगा? पहला, शर्मा डिड नॉट नो द कंटेंट ऑफ स्केल्ड बॉटल। ऐसा एक्सक्यूज तो नहीं ले सकते, गलत है ये। राम डिड नॉट एक्चुअली सफर सो ही ब्रॉट द बॉटल। ये भी कोई बात नहीं है, उसने परचेज किया है, उसका राइट तो स्टार्ट हो गया, कंज्यूमर तो है ही वो, है वो एक्चुअली में सफ़र करे चाहे उसके बच्चे सफ़र करें, बात तो एक ही है ना, वो तो परचेजर है। टॉम डिड नॉट बाई द बॉटल। क्यों भाई, उसने बाई नहीं किया, इसका क्या मतलब? तो उसको तो नुकसान तो हुआ इस चीज़ से, उसकी गले में एजिटेशन हो गया, दिक्कत हो गई, अब कौन सफ़र करेगा? कोका कोला कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल सिंस इट सप्लाइड द कंसनट्रेट। अच्छा, सप्लाई कोका कोला कंपनी, इसलिए वो लाइबल होगी। फिफ्थ, किसान एंड कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल सिंस इट एडेड वाटर शुगर etc and seal the bottle. Sarma is responsible for the selling the defective product. यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट लगता है वो लगता है किसान एंड कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल सिंस इट एडेड वाटर शुगर एंड सील द बॉटल। इसमें क्या है कि उसमें नाइट्रेट, नाइट्रेट पाया जाता है इसमें, जो अभी स्टेटमेंट में था कि जो सैंपल भेजते हैं उसमें नाइट्रेट मिलता है। नाइट्रेट मिलना मतलब जो उसका मैन्युफैक्चरर है, जिसने उसने क्या किया, जिसने उसको सील पैक किया, जिसने उसमें कंटेंट भरा, जिसमें उसने शुगर मिलाया, है ना, मेन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में उसको क्या होगा, उस सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी उसी की राइज होगी। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे रीज़न दिखाई पड़ते हैं सर, डिसीजन में तो सी होगा, एंड सजेस्टेड रीजन यहाँ पे वी जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है। इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा। यहाँ पे ई नहीं है, सी है, वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। तो सी और वी जो है इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल दिए हुए हैं। इफ ए इज आस्क्ड टू डू समथिंग बाय बी, बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट नॉट ए। ए अगर बी से कुछ करने के लिए कहता है तो यहाँ पे बी रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि ए। इफ ए वाइल एक्टिंग फॉर द बी कमिट्स ए रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग नॉट बी। ठीक है, इफ ए इज ट्राई टू डू समथिंग फॉर बी बट इन द नेम ऑफ ए विदाउट डिस्क्लोजिंग बी प्रेजेंस, बोथ एंड ए एंड बी कैन बी लाइबल। ठीक है, चलिए इसके आधार पर फैक्ट्स लिखे हुए देखते हैं। सोमू कॉन्ट्रैक्टेड विथ अमर where under Amar would buy a pump set to be used in Somu farm. Such a pump set was in short supply in the market. Gulab, a dealer, had such a pump set and he refused to sell it to Amar. Amar threatened Gulab of serious consequence if he fails to the part with the pump set. Gulab filed a complaint against Amar. अच्छा, Amar alone is liable for the wrong दो ही एक्टेड फॉर द सोमो। देखिए, किसी को धमकी देना, फोर्स का यूज करना, बल का यूज करना, इसमें ये नहीं कह सकते कि आप इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। अगर कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट पे किसी काम के लिए रखता है तो किसी इलीगल काम करने के लिए नहीं करता है। जब जैसे ही कोई कार्य इलीगल हो जाता है वो ऑफेंस हो जाता है। यहाँ पे जो कार्य करता है वो स्वयं लायबल हो जाता है। इसलिए जो यहाँ पे अमर है, जो धमकाता है किसको, गुलाब को, वो स्वयं से लायबल हो जाएगा। बी है, अमर इज नॉट लायबल फॉर द रॉन्ग दो ही इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट विद द सोनू। ये स्टेटमेंट गलत है। सोनू इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड लायबल फॉर द रॉन्ग। कि क्यों भाई, सोमू क्यों लायबल होगा? सोमू ने तो थोड़ी डराया धमकाया किसी को। बोथ सोमू एंड अमर नहीं, बोथ नहीं होंगे यहाँ पे। उसने यहाँ पे धमकाना, किसी को धमकी देना ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और ये आपने जिसने पर्टिकुलर किया है उसी उस पर्सन की तरह किया गया रॉन्ग माना जाएगा। सजेस्टेड रीजन, अमर कमिटेड द रॉन्ग वाइल ही एक्टिंग फॉर द बेनिफिट फॉर द सोमो। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं सही है। उसके बेनिफिट के लिए भले कर रहा है, लेकिन इलीगल कार्य करने के लिए थोड़ी ना कहा गया था। आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अमर कैन नॉट डू वाइल एक्टिंग फॉर द सोमो समथिंग विच ही कैन नॉट डू वाइल एक्टिंग फॉर हिमसेल्फ। भाई, जो कार्य अपने खुद के लिए आप नहीं कर सकते हो, किसी के अंदर के किसी और के अथॉरिटी में कैसे कर सकते हैं? भाई, अमर के यहाँ आप काम करते हो, आप खुद तो धमकाने नहीं जाओगे अपने लिए कि हमको दे दो नहीं तो गोली मार देंगे। इस तरीके से थोड़ी ना होता है। जैसे ही आप ये करते हो, आप इलीगल काम करते हो, इलीगल करते हो तो फिर ऑफेंस हो गया आपके द्वारा, और जैसे भी कोई एक्ट इलीगल हो जाएगा
तो उसे क्या कहते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे में क्या है कि जो कार्य वो जो धमकी दे के आते हैं उसके लिए वो पर्सनली लायबल होंगे। सो यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो प्रपोज डिसीजन है वो ए होगा। एंड रीज़न क्या है, रीज़न में जो इसमें बी सेकेंड दिया हुआ है, अमर कैन नॉट डू वाइल एक्टिंग फॉर द सोमो समथिंग विच ही कैन नॉट डू वाइल एक्टिंग फॉर हिमसेल्फ। सो ऐसे देखें तो जो बी ऑप्शन है उसमें ए एंड टू, डिसीजन ए एंड प्रपोज्ड रीज़न इज टू, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। इफ प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ, if owner of a land has absolute interest in the property including the contents over and under the property, अच्छा। सेकेंड है वाटर फ्लोइंग बिलो योर लैंड इज नॉट योर्स दो यू कैन यूज इट। थर्ड स्टेटमेंट है एनी कंस्ट्रक्शन ऑन योर लैंड बिलोंग्स टू यू। फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल मिनरल रिसोर्सेज बिलो द लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट। ठीक है, इसके आधार पे फैक्ट्स दिया हुआ है। There is a subterranean water flow under the Suresh land surface. Suresh constructed a huge receiver and draw all the subterranean water to the receiver. As a result, a well of the adjacent property owners has gone dry. They demanded that either Suresh must demolish the receiver or share the receiver's water with them. यहाँ पे भाई क्या है कि यहाँ पे जो सुरेश हैं उनकी ज़मीन के नीचे से पानी की धारा बहती रहती है। वो क्या करते हैं, बगल में एक बड़ा सा रिसीवर बनाते हैं और उसका सारा पानी क्या करते हैं अपने रिसीवर में जमा कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो बगल में एडजस्टेंट प्रॉपर्टी में जो वेल होता है वो सूख जाता है। अब बगल वाला है भाई, वो बोलता है कि या तो आप हमें रिसीवर में से पानी दीजिए या तो डिमोलिश करिए आपका जो ये है। अब यहाँ पे दिया प्रपोज डिसीजंस। सुरेश नीड नॉट टू डिमोलिश द रिसीवर। क्यों नहीं करना भाई, गलत है ये तो, करना पड़ेगा। सुरेश हैज़ टू डिमोलिश द रिसीवर। अच्छा। सुरेश हैज़ टू शेयर द वाटर विथ हिज नेबर। अच्छा। डी द गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द रिसीवर। जैसा कि इस शुरू में ही दिया गया कि जो भी ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं, तो ऐसे किसी भी चीज़ पे आप आधिपत्य नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे है द गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द रिसीवर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सबसे सटीक प्रतीत होता है। सेकेंड है पॉसिबल रीजंस, वाटर कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाई वन पर्सन फॉर हिज पर्सनल यूज़। ओके, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। देखिए स्टेटमेंट बहुत ही लॉजिकल है भाई, गवर्नमेंट का काम ही है यही है। इक्विटेबल राइट की बात करें तो ये सरकार का ही काम है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है नेचुरल रिसोर्स के द्वारा वो सभी में बराबर से बांटी जाए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो कहीं पे, ये स्टेट का ही काम होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वाट एवर इज अंडर द सुरेश लैंड मे बी यूज बाई हिम। नहीं, स्टेट का होता है, गलत है ये। सुरेश हैज़ टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द अदर रिगार्डिंग वाटर। भाई जो चीज़ उसकी है ही नहीं वहाँ पे वो रिगार्ड क्या देगा किसी को। तो यहाँ पे सबसे जो स्टेटमेंट सबसे सटीक होता है कि जो ज़मीन के नीचे जो पानी बह रहा है वो स्टेट की, उससे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए उस पर। अगर ऐसे इस रिसोर्स को कोई मिसयूज करता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको टेक ओवर करेगी। तो यहाँ पे जो डी है प्रोपोज डिसीजन वो सही है। पॉसिबल रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो टू है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही है, फोर्थ ऑप्शन डी। डी टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। प्रिंसिपल दिया है ए एम्प्लॉयर शैल बी लायबल फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय हिज एम्प्लॉयज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयड अथॉरिटी की बात हो रही है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज थर्ड पार्टी मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर टू फाइंड आउट वेदर ए पर्सन इज एक्चुअली एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, चलिए इसके आधार पे कुछ फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। नंदन was appointed by Syndicate Bank to collect small savings from its customers spread over the different places on daily basis. Nagamma, a housemaid, was one of the such customers making use of Nandan's service. यहाँ पे क्या है, जो नंदन है वो सिंडिकेट बैंक के द्वारा क्या है, एम्प्लॉय है उसका, और क्या करता है ये डेली बेसिस पे लोगों से क्या करता है, डिफरेंट प्लेसेस पैसे को इकट्ठा करता है।
Syndicate Bank, after a couple of years, terminated Nandan's service. Nagamma, unaware of this fact, ठीक है, वो उसको पता नहीं था नागम्मा को कि वो निकाल दिया गया है, was handling over her savings to Nandan, who misappropriated them. नागम्मा ने क्या किया, नंदन को लगातार पैसे देती रही, जिसका उसने क्या किया, मिस एप्रोप्रिएशन किया। किसने? नंदन ने। नागम्मा रियलाइज दिस नियरली आफ्टर 3 मंथ्स। ये बात नागम्मा को 3 महीने के बाद पता चली। वेयर सी वेंट टू द बैंक एंड विदड्रॉ मनी। जब वो बैंक जाती है और विदड्रॉ मनी करती है तब उसे पता चलता है कि ये जो है ऐसा है, जो नंदन है वो क्या कर रहा है, नागम्मा के पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है। सी फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक। वो कंप्लेन करती है किसके खिलाफ? बैंक के खिलाफ। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं पॉसिबल डिसीजंस क्या हो सकते हैं। पहला है सिंडिकेट बैंक शैल बी लायबल टू द compensate Nagamma. Okay. B is a syndicate bank shall not be liable to compensate Nagamma. Okay. Third statement है Nagamma has to blame herself for her negligence. देखिए, पहली बात, सिंडिकेट बैंक की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि जो बंदा बैंक के बिहाफ पे काम कर रहा था नंदन, अगर वो उस कंपनी से निकाला गया तो इसकी सूचना देना, इसकी जानकारी कस्टमर्स को देना, ये बैंक का काम था कि वो इसकी जानकारी अपने कस्टमर्स को दे। एंड ही इज़ एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कंपनी को हम, यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो तो कंपनी को जानता है, ना कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर को जानता है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, स्टेट बैंक शैल बी लायबल टू द कंपनसेट नागम्मा, ये सही है। रीज़न क्या हो सकते हैं? पहला है, नंदन वॉज नॉट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस। अच्छा, इससे तो कोई सारोकारी नहीं है। जब सिंडिकेट बैंक लायबल है तो ए पर्सन कैन नॉट ब्लेम अदर फॉर हिज ओन नेग्लिजेंस, ये भी कोई बात नहीं होती है। नागम्मा वॉज कमिटेड टू बी इन्फॉर्म्ड बाय द बैंक अबाउट द नंदन्स, बहुत सही। अब देखिए, अगर किसी कंपनी ने किसी को ऑथराइज किया है कि वो किसी से पैसे लेगी, अगर उसकी सर्विसेज को आप टर्मिनेट कर रहे हो, ऐसे में आपको थर्ड पार्टी को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इसकी सर्विसेज को हमने टर्मिनेट कर दिया है। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट जो है थर्ड वाला स्टेटमेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंड फोर्थ स्टेटमेंट है द बैंक, फोर्थ रीजन है द बैंक इज इंटाइटल टू रिस्पेक्ट इट्स कस्टमर टू नो एक्चुअल पोजिशन। यहाँ पे सबसे पॉसिबल डिसीजन जो है वो पहला है, सिंडिकेट बैंक लायबल होगा। सेकेंड है, यहाँ पे नागम्मा को यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार था बैंक से, जो कि एक्सिस बैंक ने, सॉरी सिंडिकेट बैंक ने उसको नहीं दिया। ऐसे में जो हमारा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा वो सी होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। स्टेटमेंट डिसीजन ए एंड पॉसिबल रीजन थर्ड, ये सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया हुआ है, ए मास्टर शैल बी लायबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मास्टर क्या होगा, लायबल होगा अगर उसका नौकर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई काम कर रहा है तो। वेदर एन एक्ट इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू बी जज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस। अच्छा, चलिए, बोथ मास्टर एंड थर्ड पार्टी मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन हिज रिगार्ड। ओके, चलिए इस बेसिस पे एक फैक्ट दिए हुए हैं, जिस फैक्ट है राम भाई वॉज uneducated widow. Ramabai was an uneducated widow and she opened a saving bank account with Syndicate Bank with the help of his nephew named Keshav, who was at the time working as a clerk in the bank. Keshav used to deposit the money of Ramabai from time to time and get entire entries done in passbook. After a year or so, Keshav was dismissed from the service by the bank. Being unaware of this fact, Ramabai continued to hand over his savings to him and Keshav misappropriated them. Ramabai realized that only when Keshav disappeared from the scene one day and she sought
सी सॉट कंपनसेशन फ्रॉम द बैंक, पॉसिबल डिसीजंस। ठीक है, अब ये जो फैक्ट है, रमाबाई क्या होती हैं, वो अपने नेफ्यू केसव के द्वारा बैंक में पैसे जमा करती हैं सेविंग अकाउंट में सिंडी बैंक के। एक साल के बाद ये निकाल दिया जाता है, लेकिन क्या करता है, ये पैसे देती रहती हैं और वो पैसे को मिस अप्रोप्रिएट करता रहता है, नहीं जमा करता है। ये इनको तब पता चलता है जब काफ़ी समय के बाद इनको पता चलता है। ठीक है, तभी इन्हें पता चलता है ये चीज़ें। अब इसके बाद में कहता है कि पॉसिबल डिसीजंस क्या होंगे। पहला, सिंडिकेट बैंक शैल बी लायबल टू कंपनसेट रमा बाई। बी, syndicate banks shall not be liable to compensate Ramabai. C है, Ramabai कैन नॉट ब्लेम अदर फॉर हर नेग्लिजेंस। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो कहता है, उनका जो नेफ्यू होता है अपने नेफ्यू की सहायता से उन्होंने क्या किया होता है, अकाउंट खोला होता है। तो यहाँ पे उनका जो नेफ्यू होता है उनसे परिचित होता है और वही उनका फैमिली रिलेशन है भाई, वो जमा करता होता है। तो यहाँ पे जो सिंडिकेट बैंक है वो क्या होगा, पर्सनली लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो पर्सनल रिलेशन है वहाँ पे, सामने वाला मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, आप वहाँ पे दूसरी बात, वो लीगली अर्थराइज नहीं है वहाँ पे जमा करने के लिए, आप स्वयं से उसको पैसे दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, विश्वास के कारण दे रहे हो, तो ऐसे में बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी यहाँ पे। पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, आपको डिसीजन तो पता चल गया, रीज़न क्या हो सकते हैं। केसो वाज नॉट एम्प्लॉय ऑफ द बैंक व्हेन ही फ्रॉड वाज कमिटेड, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। द बैंक वॉज नॉट अवेयर ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट बिटवीन द रमाबाई एंड द केशव। बिल्कुल, यहाँ पे बैंक को क्या पता कि ये इनको पैसे देती हैं और ये लाके जमा करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ अर्थराइज नहीं किया है बैंक ने किसी को करने के लिए। बैंक को तो ये पता है कि आपका अकाउंट है, आप पर्सनली यहाँ पे आते हो, आप पैसे जमा करते हो और इसको यूज करते हो। ऐसे में आप, अगर कोई आपसे मिसअप्रोप्रिएशन करता है, उसके लिए बैंक नहीं, वो बंदा लेवल होगा आपका। ये तो फिड्यूशियरी रिलेशन के आधार पे आप किसी को पैसे दे रहे हो, तो वो आपका और उसकी व्यक्ति के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि बैंक के बीच का। ऐसे में वो जो मिस अप्रोप्रिएशन करेगा उसके लिए आप सीधे वो लायबल होगा, ना कि बैंक। तो यहाँ पे जो सबसे पॉसिबल डिसीजन है वो बी है, सिंडिकेट बैंक शैल नॉट बी लायबल टू कंपनसेट रमाबाई। एंड जो स्टेटमेंट में जो रीज़न है उसमें ये होगा कि बैंक वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज स्पेशल अरेंजमेंट बिटवीन रमाबाई एंड केशव। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, ए है स्टेटमेंट वन, ए पर्सन इज लायबल फॉर द नेग्लिजेंस इफ़ ही फेल्स टू टेक केयर टू हिज नेबर्स इंटरेस्ट। चलिए, नेग्लिजेंस के बारे में बता रहा है कि आपको ड्यू केयर लेना पड़ेगा और आपके जो नेबर्स हैं उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट है, ए नेबर इज एनी वन हुज इंटरेस्ट शुड हैव बीन foreseeable by the reasonable man which carrying on his activities। कहता है नेबर कौन हो सकता है भाई, ठीक है, जिसका भी हित इन्वॉल्व हो जब भी आप अपना कोई कार्य कर रहे हो और जिसको देखा जा सके कि इनका हित यहाँ पे इन्वॉल्व है, उनके संदर्भ में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रीजनेबल केयर लेना पड़ेगा। ठीक है, फैक्ट्स हैं, ए क्रिकेट मैच वॉज गोइंग ऑन इन ए क्लोज डोर स्टेडियम। क्लोज डोर स्टेडियम था, वहाँ मैच हो रहा था। A cricket fan who could not get into the stadium was watching the game by climbing up a nearly tree and sitting there। कुछ मिस स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, टाइपिंग एरर हो गए हैं, तो उस पर आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये ट्री लिखा हुआ है। द क्रिकेट बॉल इन द कोर्स ऑफ द गेम वेंट आउट ऑफ द स्टेडियम एंड हिट द पर्सन एंड इंजर्ड हिम। ही फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजर्स। अब इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति क्या होता है, एक क्लोज डोर स्टेडियम में क्रिकेट मैच होता रहता है, एक क्रिकेट फैन होता है, वो क्या करता है कि स्टेडियम के बाहर एक पेड़ पे चढ़ के मैच देखता होता है। अब क्रिकेट बॉल जाती है, उसको उसको लग जाती है और उसको क्या हो जाती है, इंजरी। और उसने क्या किया, फिर ऑर्गेनाइजर के खिलाफ, जिसको चोट लगती है वो ऑर्गेनाइजर के खिलाफ क्या करता है, सूट लेके आता है। अब ऐसे में पॉसिबल डिसीजंस क्या हो सकते हैं। पहला है, ए द ऑर्गेनाइजर आर लाइबल टू कंपनसेट द इंजर्ड पर्सन। अच्छा, बी है, द ऑर्गेनाइजर आर नॉट लाइबल टू कंपनसेट द इंजर्ड पर्सन। सी है, द इंजर्ड पर्सन शुड हैव अवॉइडेड द प्लेस वेयर ही माइट बी हिट बाई द क्रिकेट बॉल। देखिए, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर होंगे, ठीक है, वो लाइबल नहीं होंगे। अगर आप किसी को नेग्लिजेंस के लिए अगर लाइबल चाहते हो, तो पहले तो जो घटना घटने वाली है वो रीजनेबली फोर्सीन हो,
देयर इज रीजनेबल फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, दिखे वो साफ साफ कि ऐसा हो सकता है। आप स्टेडियम के बाहर बैठे होती दूर पे, वहाँ पे बॉल जाने का कोई मतलब नहीं था, आप पेड़ पे चढ़ के देख रहे हो, आप तो खुद खुद निग्लिजेंट हैं आप यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार जो सबसे पॉसिबल डिसीजन होगा वो बी होगा, द ऑर्गेनाइजर आर नॉट लाइबल टू कंपनसेट द इंजर्ड पर्सन। एंड रीज़न क्या हो सकता है यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है, द ऑर्गेनाइजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल इनसाइड द स्टेडियम। अरे ऐसी कोई बात तो नहीं है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजर कुड नॉट, ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रिंसिपल में दिया नहीं है। द ऑर्गेनाइजर कुड नॉट हैव फोर्सिंग समबडी वाचिंग द गेम बाय क्लाइंबिंग अप ए ट्री। अच्छा भाई, बिल्कुल सही बात है। उन्हें क्या पता कोई जब चढ़ के पेड़ पे और वहाँ से मैच देख रहा है। यहाँ पे रीजनेबल पॉसिबिलिटी यही नहीं है कि कोई पेड़ पे चढ़ के लग रहा देख रहा होगा, उसको लग जाएगी, उसके लिए केयर लिया जाए। थर्ड स्टेटमेंट, ए पर्सन क्रेजी अबाउट समथिंग मस्ट पे द प्राइस फॉर दैट। ऐसा स्टेटमेंट में कहीं प्रिंसिपल में दिया नहीं है। द ऑर्गेनाइजर सेल बी लाइबल टू एवरीबडी लाइकली टू वॉच द गेम, ऐसा ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेबरहुड का रूल अप्लाई होता है, यहाँ पे नेबर्स के इंटरेस्ट को ख्याल रखना बताया गया है। ठीक है, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी की बात की गई है, लेकिन ये बातें नहीं की गई हैं। तो ऐसे में जो सबसे पॉसिबल रीज़न है वो सेकेंड है, द ऑर्गेनाइजर कुड नॉट हैव फोर्सिन समबडी वॉचिंग द गेम बाय क्लाइंबिंग अप ए ट्री। भाई अगर रीजनेबल पॉसिबिलिटी नहीं है तो वहाँ पे आप उसको निग्लिजेंट नहीं कह सकते। ऐसे में जो सबसे पॉसिबल डिसीजन है वो बी है, और सबसे पॉसिबल जो रीज़न है वो आपका टू है। इस प्रकार अगर हम आंसर में देखें तो जो हमारा सी ऑप्शन है, बी एंड टू, ये आंसर सबसे अप्रोप्रिएट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 184 प्रिंसिपल है, व्हेन ए पर्सन अनलॉफुली इंटरफेयर्स इन द cattle of another person by which the latter is deprived of use, the farmer the farmer commits the tort of conversion. Nobody shall enrich himself at others' expenses। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल है कि भी आप कुछ फैक्ट्स देखते हैं, क्या फैक्ट्स हैं। ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टमक ailment approached to a teaching hospital. He was diagnosed as suffer from appendix. His appendix was removed. Okay. He became alright. The hospital found some unique cell in the appendix and using the cell lines thereof, it developed drug and of enormous commercial value. When the erstwhile patient come to know about it, he claimed a share in the profit made by the hospital. पॉसिबल डिसीजंस, ठीक है, देखते हैं डिसीजन क्या है इसमें, फैक्ट्स के आधार पर। द हॉस्पिटल नीड नॉट टू शेयर द प्रॉफिट विद द पेशेंट। ओके, द हॉस्पिटल में शेयर इट्स प्रॉफिट ऑन एक्स ग्रेसिया बेसिस। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है, द हॉस्पिटल सेल शेयर इट्स प्रॉफिट विद द पेशेंट। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सबसे प्रपोज जो सबसे डिसीजन पॉसिबल लगता है वो लगता है कि द हॉस्पिटल नीड नॉट टू शेयर द प्रॉफिट विद द पेशेंट। ऐसा कहीं कहा नहीं है कि यहाँ पे। ठीक है, और पॉसिबल रीजंस देखते हैं। द पेशेंट फॉर फ्रॉम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ यूज ऑफ द अपेंडिक्स एक्चुअली बेनिफिटेड बाय इट्स रिमूवल। सेकेंड स्टेटमेंट है, द हॉस्पिटल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे द अपेंडिक्स conducted further research on it its own and the development of the drugs was result of its own effort। ठीक है, थर्ड देखते हैं, the hospital could not have achieved its success without that appendix belonging to the patient। everybody must care for the share with others। नहीं है ऐसा कोई, ऐसा तो प्रिंसिपल दिया नहीं है। यहाँ पे कहता है कि when a person unlawfully interferes in the cattle of another person by which the latter is deprived of his use, the farmer commits the tort of conversion। Nobody shall enrich himself at the other expense। ठीक है, ऐसे में अगर देखें तो सबसे प्रपोज जो आपका डिसीजन है वो ए होगा, और सबसे पॉसिबल रीजन जो है वो आपका वन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर इसका जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है,
copying includes attempt to copy in examination in a serious is a serious offense. Second है one shall not take any unauthorized material into the examination. ठीक है भाई, किसी को unauthorized material यानी कि नहीं लेना चाहिए. Fact है Rohini, an examinee in PUC, was thoroughly checked while entering into the examination hall. She did not have anything other than the authorized materials such as pen, instrument, box, etc. with her. As she was writing her paper, an invigilator found close to her feet a bunch of chits. The invigilator, on scrutiny, found that the chits contained answer to the paper being written by Rohini. Rohini's answer tailed with the answer in the chits. A charge of copying was levied against Rohini. चलिए इसके आधार पर हम देखते हैं डिसीजंस क्या हो सकते हैं. पहला है रोहिणी शैल बी पनिश्ड फॉर कॉपिंग. अच्छा. सेकेंड है रोहिणी कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर कॉपिंग. ठीक है. रीजंस देखते हैं. समथिंग लेइंग नियर द फीट डज नॉट मीन दैट द पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ दैट थिंग. द फैक्ट दैट शी वाज चेक्ड थ्रोली व्हाइल शी आर गेटिंग इनटू द हाउस मस्ट बी कंक्लूसिव. Similarities between her answer and the answer in the chits indicate that she used those chits. Okay. After using those chits, she must have failed to dispose of them. तो यहाँ पे जो चिट होती है क्या है, उसके पास में पाई जाती है. उसके पास में तो नहीं मिलती, उसके कुछ दूर पे गिरी हुई होती है, उसको मिलाते हैं लेके. तो ऐसे में कह नहीं सकते कि उसने कॉपी की है, तो उसे पनिश तो नहीं कर सकते. उसकी जांच कर सकते हैं, जांच के आधार पर उसको सुनने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद उसको पनिश किया जाएगा. और वैसे भी एंट्री करते वक्त उसकी सारी जितनी जांच वगैरह थी, तो ऐसा तो पहले से ही इसमें बताया जा चुका है कि जांच प्रॉपर्ली करके उसको अंदर भेजा जाता है. ठीक है. तो और स्टेटमेंट जो है वो दो ही है कि कोई लेके नहीं आ सकता कोई मटेरियल अनअर्थराइज. और ऐसा है कि उसे, और यहाँ पे लिखा भी है सी डिड नॉट हैव एनीथिंग अदर देन द अर्थराइज मटेरियल्स. तो ऐसे बेसिस पे कह सकते हैं रोनी कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर कॉपिंग. ठीक है. रीज़न क्या है यहाँ पे, देखिए स्टेटमेंट जो यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, फैक्ट को पर्टिकुलर जो चीज़ कह दी गई है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. उसके बेसिस पे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे सीधा कहा गया है शी डिड नॉट हैव एनीथिंग अदर देन अर्थराइज मटेरियल सच एज पेन, इंस्ट्रूमेंट, बॉक्स विथ हर. ऐसे में इसी चीज़ को मानना पड़ेगा. अगर ऐसा है तो उसे पनिश नहीं किया जा सकता. रीज़न क्या हो सकते हैं. समथिंग लाइंग नियर द फीट डज नॉट मीन दैट पर्सन इन पोजिशन ऑफ दैट थिंग. बिल्कुल सही बात है. मेरे पैर के पास और कोई चीज़ पड़ी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमने हमारे पास हमारे पोजीशन में है ये चीज़. और जब हमको चेक करके भेजा गया है, हम बिल्कुल साफ आते हैं, कैसे हमारे पास वो आ गया. ऐसे में तंजित नहीं किया जा सकता. यहाँ पे जो रीज़न है वो बी है, डिसीजन जो है वो बी है, और रीज़न जो है वो वन है. तो ऐसे में जो हमारा आंसर होगा वो बी और ए, बी वन. आंसर डी जो है इसका वो आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर के हैं सारे. यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं बैक टू बैक. उसके बेसिस पे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है और 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है. स्टेटमेंट है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट आर एक्सेप्टेड ऑफर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशन इज करेक्ट. तो स्टेटमेंट क्या था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. ठीक है. एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट होगा जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट होता है. सही है स्टेटमेंट. इसमें देखते हैं ऑल. अब देखते हैं स्टेटमेंट कौन कौन से दिए हैं, 4 कौन से सही हो सकते हैं. ऑल एक्सेप्टेड ऑफर आर कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, यहाँ पे कंसिडरेशन भी चाहिए होता है तब तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जब तक वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. सी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सेप्टेड ऑफर. अच्छा, नन ऑफ द अबव.
देखिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वहाँ पे प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होगा और कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा, तो वहाँ पे एग्रीमेंट तैयार होता है, एग्रीमेंट होता है। जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ होता है तब वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कह रहा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड ऑफर्स, ठीक है, प्रपोजल किया, वहाँ पे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया, तो ऑफर का क्या हुआ, प्रपोजल या ऑफर कह लीजिए आप, ठीक है। प्रपोजल से पहले की ऑफर जो है उससे पहले की भी पहले का एक चरण है। ऐसे में कह सकते हैं जो सी स्टेटमेंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सेप्टेड ऑफर्स, ये सही है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं 87, नो माइनर कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, ठीक है। वर्किंग इज वर्किंग इन ए शॉप कैन बी डन ओनली बाई ए कॉन्ट्रैक्ट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशन इज करेक्ट, पहला है ए माइनर कैन नॉट वर्क इन ए शॉप, क्यों नहीं कर सकता है भाई, हमारे लॉ भी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चे नहीं कर सकते, उसके बाद तो सारे बच्चे कर ही सकते हैं। माइनर तो 18 साल देखी जाती है भाई। या माइनर का वो है कि जिस लॉ के अंतर्गत उसको जब तक वयस्क न मान लिया जाए, अलग अलग लॉ में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ए शॉप कैन नॉट कॉन्टैक्ट विथ ए माइनर, ठीक है। देयर कैन नॉट बी ए कॉन्टैक्ट टू विच ए माइनर इज ए पार्टी। देखिए जो माइनर कॉन्टैक्ट होता है वो एवेनिसियो वाइड होता है, ठीक है, क्योंकि व्हाट एग्रीमेंट ऑफ आर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो वहाँ पे कहा गया है व्हाट एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे ये बताया गया है कि व्यक्ति जो जिस लॉ का सब्जेक्टेड है, जिस लॉ के अधीन आता है, अगर उसके अधीन वो माइनर नहीं होना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ऐसे में जो स्टेटमेंट 3 है वो सबसे अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा सी। 88 है, 188 क्वेश्चन नंबर। इसमें ऑल मोटर व्हीकल आर रिक्वायर्ड टू हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एनी व्हीकल नॉट यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस इज नॉट ए मोटर व्हीकल। बताया मोटर व्हीकल क्या होती है, जो मैकेनिकल डिवाइस जो नहीं यूज कर रही है वो मोटर व्हीकल नहीं है, ठीक है। और जितनी भी क्या है व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, वहाँ पे उनके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा डेरिवेशंस करेक्ट है। पहला, ऑल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रिलेट टू मोटर व्हीकल्स, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। मोटर व्हीकल में नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। व्हीकल नॉट यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस नीड नॉट टू हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पे बोला है इसने स्टेटमेंट में मोटर व्हीकल, ऑल मोटर व्हीकल आर रिक्वायर्ड टू हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, बट ऐसा मोटर जो क्या है मैकेनिकल नहीं है, डिवाइस नहीं है उसमें, वो मोटर है ही नहीं, तो उसको यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट का जो सेकेंड पार्ट है उससे ये क्या है, बिलोंग करता है। थर्ड है, थर्ड स्टेटमेंट है ऑल व्हीकल्स मस्ट हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, नहीं, ऑल मोटर व्हीकल मस्ट हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ऐसे में जो यहाँ पे स्टेटमेंट बी है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189, ए कॉन्ट्रैक्ट कंट्रावेनिंग पब्लिक पॉलिसी इज वाइड, ओके, देयर कैन नॉट बी ए जनरल डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पहला स्टेटमेंट जो है कहता है पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होगा, वाइड होगा। फिर कहता है कि एक जनरल डिफिनीशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी की कोई जनरल डिफिनीशंस नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब इसके आधार पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, ए है, देयर कैन नॉट बी ए जनरल डिफिनीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई, गलत है भाई पूरा पूरा। सिंस पब्लिक पॉलिसी इज अनसर्टेन, कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो अनसर्टेन। देखिए पब्लिक पॉलिसी अनसर्टेन, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कॉन्ट्रैक्ट भी अनसर्टेन है, उसको डिफाइन किया गया है भाई कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में है, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सी, द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी जस्ट इन इंडिविजुअल केसेस। ठीक है, ये जो पहला स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट था, एक कॉन्ट्रैक्ट कंट्रावेनिंग पब्लिक पॉलिसी इज वाइड। पहली बात तो ये, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पार्टीज़ के बीच में ही होता है, जहाँ पे एक पार्टी क्या करती है, प्रपोजल देती है, दूसरा एक्सेप्टेंस देती है, कुछ कंसिडरेशन होता है तो एग्रीमेंट हो जाता है। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाई लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।
ऐसे में यहाँ पे जो पब्लिक पॉलिसी का हम निर्धारण करेंगे, हम वहाँ पे इंडिविजुअल के जो हितों को देखेंगे, ध्यान में रखते हुए हम उसको क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे यहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज़ को। यहाँ पे जो सी आंसर है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 190, दिस वाज इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2008 क्लैड एग्जामिनेशंस पेपर। तो देखते हैं, इंटरनेशनल लॉ इज़ द लॉ बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स। बताता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। दो सॉवरेन स्टेट्स के बीच में जो लॉ होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ। इस सॉवरेन इज द सुप्रीम अथॉरिटी नॉट बाउंड बाय द लीगल कंसंट्रेन। ठीक है, जो सॉवरेन होता है वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है और किसी लीगल उससे बाधाओं से, सीमाओं से बधा हुआ नहीं होता है। इसके आधार पे हम देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए है, इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट लॉ बाइंडिंग नो द सॉवरेन स्टेट्स। गलत है भाई, सॉवरेन स्टेट्स पे ही होता है, स्टेट के बीच में तो अप्लाई करता है। सारे स्टेट तो सॉवरेन है आजकल में। स्टेट के लिए जो डिफिनेशन दी गई है, जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं क्या होती हैं, पॉपुलेशन होनी चाहिए, एरिया होनी चाहिए, सॉवरेंटी होनी चाहिए, है ना, यही 3-4 एसेंशियल्स हैं एक ही स्टेट के लिए। चलिए अगला देखते हैं, इंटरनेशनल लॉ इज़ ओनली पॉजिटिव मोरालिटी। ये केल्सन का स्टेटमेंट है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल होता है, केल्सन ने कहा है ऐसा स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई स्टेटमेंट में। सी है, इंटरनेशनल लॉ इज़ इन द नेचर ऑफ पैक्ट बिटवीन सॉवरेन स्टेट। ये हमारा जो पहला पार्ट था स्टेटमेंट का, इंटरनेशनल लॉ इज़ द लॉ बिटवीन द सॉवरेन स्टेट। सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे एम्प्लॉयडली फॉर्म में अलग तरीके से लिख दिया है। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल लॉ इज़ द नेचर ऑफ द पैक्ट बिटवीन द सॉवरेन स्टेट्स। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, और जो आंसर हमारा हो जाएगा, स्टार्टिंग पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसका स्टेटमेंट का, उसके आधार पे सी जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। मित्रों, ये पूरा जो पेपर था जो हम भी लोग देख रहे थे, देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, पहला तो इसमें आपको कुछ प्रिंसिपल दिए जाते हैं। वो प्रिंसिपल क्या होते हैं, सबसे सारभूत होते हैं। उन्हीं के आधार पे आपको एक कहानी बना के कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है, फैक्ट दे दिए जाते हैं। उन फैक्ट के बेसिस पे आपको रीजंस दे दिए जाते हैं। ठीक है, और रीजंस के बाद आपको दे दिए जाते हैं, डिसीजंस मेकिंग दे दिया जाता है, साथ में आपको रीज़न बताने के लिए भी कह दिया जाता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको बहुत सावधानी से प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। ठीक है, प्रिंसिपल के आधार पे जो आपको फैक्ट दिए गए हैं उनको पढ़ना है। फैक्ट और प्रिंसिपल दोनों को बहुत ध्यान से आप जब पढ़ेंगे तो उसके आधार पे आप क्या कर सकेंगे, आप अपना डिसीजन वहाँ पे ड्रॉ कर सकेंगे, जिसका एक पार्ट जो आंसर का आपका पहला पार्ट है, दूसरा है उसमें आपका रीजंस पूछेगा जो आपका आंसर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो रीज़न भी वहाँ पे आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा, आपको प्रिंसिपल में मिल जाएगा, वहाँ से लेके आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड में आपको लॉ की बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे आईपीसी के मूलभूत सिद्धांत हैं, पैनल प्रोविजंस हैं मेन वो आपको आने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको आने चाहिए। टॉर्ट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको आने चाहिए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी आती तो ये पूरा पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट है। आपको प्रिंसिपल्स ऊपर लिखे हुए दिए गए हैं, और वो जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं वही प्रिंसिपल्स कोडिफिकेशन के रूप में हमारे ढेर सारे लॉ में बनाए गए हैं प्रिंसिपल्स। उन्हीं प्रिंसिपल्स को ये आपको पहले दे देते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको फैक्ट देते हैं कि स्टोरी बना के दे देते हैं, उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन ड्रॉ करने के लिए कहते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको वहाँ पे रीजंस देने होते हैं। तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो बहुत आसानी के साथ इनका आंसर कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का कोई कमर्शियल यूज के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, इसका बस यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे बेनिफिटेड किया जा सके। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है, लगती है, अगर आपको लगता है कि इसमें इंफॉर्मेशंस हैं और आपका अगर इससे थोड़ा भी अगर बेनिफिट हो सके, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और अगर आपको लगता है ये अच्छा वीडियो है तो प्लीज़ मोरली बूस्ट करने के लिए आप प्लीज़ इसको लाइक करें, और आपके जो भी ग्रुप्स हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं उनमें आप इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि यहाँ पे हम एक दूसरे को बेनिफिट प्रदान करने का ही प्रयास कर रहे हैं। अगर जिस तरह का आपका मोटिवेशन होगा उसी के हिसाब से मैं लगातार सारे पेपर बनाने की सोच रहा हूँ। 2009, 10, 11, 12 ऐसे ही लेके 2019 तक के सारे पेपर मैं डालूँगा एक एक करके।
अगर जैसे ही इसका लाइक्स और वो शेयर बढ़ते हैं वैसे ही मैं जल्द से जल्द दूसरा वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। 2 से 3 दिन लगेंगे उसमें, बट अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने क्लैट के ग्रुप में इसको ज़रूर सेव करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैं इसमें लॉ से जुड़े हुए जितने भी तथ्य होंगे उनको अच्छे से बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।